सईद साहब, एक तरफ तो ट्रंप कह रहा है कि ऑपना हॉर्मुज़ को वो अमेरिका का हिस्सा बनाएगा और फिर दूसरी तरफ व्हाइट हाउस उसकी तरदीद करके उसको एक मजाक की बात बना देता है। साथ ही ईरान स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान की बात कर रहा है। The way things are at this moment, has the economic blockade truly reached the point of no return? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महरीन साहिबा, थैंक यू वेरी मच कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, और अब्दुल्ला गुल साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो है ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प की किसी भी स्टेटमेंट को आजकल सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इसलिए कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर वो अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू कर चुके हैं, और इसकी वजह से वो जो ये स्टेटमेंट्स देते हैं, ये जनरली वो पॉलिटिकल गैदरिंग्स में जिस तरह पॉलिटिशियंस स्टेटमेंट्स देते हैं, ये उस तरह की स्टेटमेंट थी। जब उन्होंने ये कहा कि जी के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम अमेरिका में शामिल कर लेंगे, तो उस वक्त भी पूरी दुनिया जो थी वो ज़ेरे लब मुस्कुराई, क्योंकि आप सिर्फ वही चीज अपने अंदर शामिल कर सकते हैं जो आपके पास हो। और ये जो पूरी जंग है जो इस वक्त हो रही है, और जो मीडिएटर्स के लिए जो सबसे बड़ा मसला है, वो यही तो है महरीन साहिबा, के किसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका के पास होती, तो अमेरिका को ये सारी जो सुबकी हासिल हो रही है इस वक्त एज बीइंग द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, तो वो ना उठानी पड़ती। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल मेरे ख्याल उन्होंने अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए बाद में अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा कि ये तो एक मजाक की बात हो रही थी, क्योंकि उनको पता था कि इसके बाद दुनिया ने पूछना था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आप ही के कंट्रोल में है, तो आप उसको खोल क्यों नहीं रही। ट्रू। अब्दुल्ला साहब, कुवैत में ये है कि अब स्लोली एंड ग्रेजुअली अमेरिका को ये एहसास होता जा रहा है कि वो इस इलाके के अंदर वो इन्फ्लुएंस या वो इफेक्ट्स हासिल नहीं कर सकता कि जो कि दुनिया उससे एक्सपेक्ट कर रही थी, और इसीलिए उसने ब्लॉकेड रखा हुआ है। और जो ब्लॉकेड है वो उसको बहुत ज्यादा कॉस्ट कर रहा है, समथिंग लाइक $100 मिलियन अ डे। सो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, तो अमेरिका को भी इस ब्लॉकेड की कीमत अदा करनी पड़ रही है, फाइनेंशियली भी और मोरालिटी के हिसाब से भी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया आपने सईद साहब। सईद साहब, जिस तरह से एस्केलेशन की बात कर रहे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, डू यू सी नॉन गल्फ कंट्रीज गेटिंग entangled militarily into this whole fiasco? महरीन साहिबा, ये तो इजराइल की जो सारी गल्फ कंट्रीज हैं वो ईरान के साथ उसके साथ शामिल होकर इस जंग में ईरान का कला कमा करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कि इस वक्त जो एक बहुत बड़ी जो हर एक को डर है, वो यही है जिसका आपने निशानदेही की है, कि कहीं ये हो ना जाए, क्योंकि मिलिट्री टारगेट्स दिन ब दिन गल्फ में खत्म होते जा रहे हैं, और सोशो इकोनॉमिक टारगेट्स अगर हिट होना शुरू हो गए, तो फिर गल्फ कंट्रीज ना चाहते हुए भी इस जंग के अंदर शामिल हो जाएंगे। अभी तक गल्फ कंट्रीज ने बहुत मैच्योरिटी का इजहार किया है, और उन्होंने अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट में एक तरीके से ना अलग रखा है। और उसका बेसिकली मकसद ये था कि ईरान ने कोई ऐसा टारगेट हिट नहीं किया कि जो गल्फ कंट्रीज की मलकियत में हो। उन्होंने सिर्फ वो टारगेट्स हिट किए कि जो या तो अमेरिकन बेसिस थे या अमेरिकन इंटरेस्ट उस टारगेट के साथ मुंसलिक थे। एक तरीके से ईरान ने अपनी टारगेटिंग स्ट्रेटजी बहुत अक्लमंदी से इस्तेमाल की। ठीक है। अगर जो है अब ईरान को भी ये चाहिए कि जो है ना, वो अब अमेरिका को ये मौका दे कि वो इस जंग को छोड़ के इस इलाके से चला जाए। और देखिए, ऑलरेडी जंग 28 फरवरी 2026 को जो है गल्फ में 19 बेसिस थे अमेरिका के, जो इस वक्त रिड्यूस होके 5 रह गए। जो उनका सेंटकॉम हेडक्वार्टर जो था वो कुवैत में था, कतर में था, और वो कतर से उसको हटा के लेके गए जॉर्डन, और जॉर्डन से अब उसको हटा के वो इजराइल ले गए। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन इवन अपने कमांड हेडक्वार्टर को सेफगार्ड नहीं कर पा रहे हैं गल्फ के अंदर। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें मेरे ख्याल में कि गल्फ कंट्रीज को अभी ये जो वो एक मैच्योरिटी शो कर रहे हैं, उनको कंटिन्यू करते रहना चाहिए, और ईरान को चाहिए कि कोई अमेरिका को मौका दे कि वो इस जगह से अब चला जाए। क्योंकि अब हम जो भी अमेरिका के एक्शंस देख रहे हैं, वो डेस्परेशन में है कि किसी तरीके से हमें एक ऐसी सक्सेस मिल जाए जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी इलेक्शन कैंपेन में अपने इलेक्टोरेट को
बेच सकें। सो मेरे ख्याल में इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ दिस एरिया और इन इट्स ओन लार्जर इंटरेस्ट, अब मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि ईरान को बिना प्रेगमेटिकली सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए, और यही चीज पाकिस्तान और दूसरे मीडिएटर्स उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात की है आपने सर, ये वाकई दिस इज द टाइम कि मीडिएटर्स को करना चाहिए इंटरवीन, ताकि ईरान अमेरिका को एक ऑफ रैंप दे सके। मेहरीन साहबा इंटरवीन कर चुके हैं, इट इज नाउ टाइम कि जो दोनों पार्टीज हैं उनको सुने हम। बेशक सर। सईद साहब, बात करते हैं मक्का डिफेंस एग्रीमेंट की। डू यू थिंक दिस विल बी अ रिलायबल alternative to American security umbrella in this region? मेरे ख्याल में कि अभी तो इसको अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला की रिप्लेसमेंट के तौर पे देखना आई थिंक एक विजुअल थिंकिंग होगी। क्योंकि देखिए, अगर आप वर्डिंग्स ऑफ द मक्का एग्रीमेंट पढ़ें, पहले तो ये एक एग्रीमेंट है, अलायंस नहीं है। इन दोनों अल्फाज की वजह से जो है ना, पैक्ट के डिफरेंस को हमें समझना होगा। 1 नंबर 2 जो है कि ये बेसिकली एक रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक डिफेंसिव कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म को अमल में लाने के लिए ये पैक्ट किया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये जो है ना, इसके अंदर कोई ऑफेंसिव चीज नहीं है कि हम इसको किसी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं इस एग्रीमेंट को, बल्कि बेसिकली जो इस इलाके के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो अफराद उन या जो कंट्रीज, उनको डेटर करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि इस तरह का एक एग्रीमेंट करें। और ये जो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है, इसका जरूर ये मकसद है। लेकिन आपने पिछले 10 दिनों में मेहरीन साहिबा देखा होगा कि एटलीस्ट 2 मुस्लिम कंट्रीज ने अभी से इंटरेस्ट शो कर दिया है इसके अंदर शामिल होने में। और जिस तरह हमने देखा कि ईरान ने क्या कहते हैं, पाकिस्तान सऊदिया का जो SMDA था, जो हमने उनके साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया था, उसको बहुत अप्रिशिएट किया था। तो मैं ये समझता हूं कि सूनर और लेटर, 1-2 साल के अंदर हम ये भी देखेंगे कि अगर दूसरी मुस्लिम कंट्रीज इस ट्राइलेटरल एग्रीमेंट के अंदर शामिल हो गई, तो हम ये देखेंगे कि शायद ईरान भी इस एग्रीमेंट का एक हिस्सा बन जाए। और वो ये जो सारी चीजें हैं बाय डिजाइन नहीं होंगी, बल्कि बाय डिफॉल्ट होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस इलाके के मुमालिक हैं, वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को खत्म तो नहीं करेंगे, लेकिन वो एक ऑल्टरनेट डिफेंस मैकेनिज्म या एक ऑल्टरनेट डिफेंस स्ट्रक्चर की तरफ जरूर देखेंगे। और यही वो चीज है जो कि क्या कहते हैं, पाकिस्तान के रोल को बहुत कलीदी कर देती है, क्योंकि पाकिस्तान ही इस ट्राइलेटरल एग्रीमेंट में एक वो वाहिद मुल्क है जो इस वक्त या अगले 2-3 साल के तक यानी कि एक बहुत ट्रेंड मिलिट्री जो है वो भी इस एग्रीमेंट को दे सकता है, एक न्यूक्लियर कवर भी दे सकता है। और जो दूसरी कंट्रीज खासतौर पे जो देखेंगी कि वो अपनी एयरफोर्सेस, नेवी और आर्मी को एक अच्छी ट्रेनिंग दें, तो वो भी पाकिस्तान उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो पाकिस्तान चाहे या ना चाहे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे कि पाकिस्तान इस ट्राइलेटरल एग्रीमेंट के जरिए गल्फ में, साउथ एशिया में, जी सर, वेस्ट एशिया में और मीना में, यानी कि मिडिल ईस्ट को में भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो दिफाई किरदार है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बड़ी आपने सर इंपॉर्टेंट एंड होपफुल बात की है।